हेलो गाइस, आज के ड्रामे की स्टोरी काफी मजेदार होने वाली है। तो ड्रामे को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अपने हीरो फू शन को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी मजबूरी में था। उसके ग्रैंडपा ने उसकी शादी एक गाँव की लड़की से जबरदस्ती फिक्स कर दी थी और आज वो उसी शादी को रजिस्टर करवाने आया था। वो अपनी होने वाली वाइफ का इंतजार कर रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन वैन रोयन की एंट्री होती है। वो गांव से पहली बार सिटी आई थी और उसके पास एक बड़ा सा बैग भी था। वो हाँफते हुए फू टिंग शेन के पास आती है और सांस लेते हुए कहती है कि सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। फू टिंग शेन को वैन रोयन जरा भी लाइक नहीं करता और अपनी आइडेंटिटी कार्ड निकालकर टेबल पर रखता है। रोयन भी अपने बैग में से अपने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लग जाती है। वो उसे देखकर सोचता है कि ये लड़की कितनी क्लमसी है, अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लापरवाही से रखा हुआ है। एंड देन उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है, पर उसके पास इस शादी को कैंसिल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। मजबूरी में दोनों अपनी शादी को रजिस्टर करने के लिए ऑफिसर के पास जाते हैं। ऑफिसर फू टिंग शेन का सैड फेस देखकर समझ जाता है कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही। वो कहता है कि इतना स्मार्ट बंदा और कहाँ ये गाँव की छोरी, इनका कोई भी मैच नहीं है। वो फू टिंग शेन से पूछती है कि सर, क्या आप ये शादी किसी प्रेशर में कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी पुलिस को बुला सकती हूँ। वैन रोयन झट से फू टिंग शेन का हाथ पकड़ लेती है और ऑफिसर से कहती है कि नहीं नहीं मैडम, हम दोनों ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और वो फू टिंग शेन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। फू टिंग शेन अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, पर वैन रोयन की पकड़ बहुत ही मजबूत होती है कि वो हेल्पलेस हो जाता है। आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। फिर दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर वहाँ से बाहर आते हैं। फू टिंग शेन इस शादी से जरा भी खुश नहीं था। वो वैन रोयन को वहीं छोड़कर जाने लगता है। वैन रोयन उसके पीछे आकर कहती है कि मेरे लिए रुक जाओ। फू टिंग शेन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने ग्रैंडपा के कहने पर तुमसे शादी कर ली, तो अब मेरा पीछा करना बंद कर दो। वैन रोयन मासूमियत से कहती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ घर लेकर नहीं जाओगे? हमारे विलेज में हस्बैंड वाइफ शादी के बाद एक रूम में रहते हैं और एक बेड पर सोते हैं और उनके बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। फू टिंग शेन शॉक्ड होकर कहता है कि तुम कितनी शेमलेस हो, क्या तुम्हें मुझसे बच्चे चाहिए? क्या तुमने कभी खुद को शीशे में देखा है? वैन रोयन बहुत ही इनोसेंट होती है। वो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हम लोग एक साथ नहीं रह सकते? फू टिंग शेन अपने फ्लैशबैक मेमोरीज में खो जाता है। उसे याद आता है कि जब उसके ग्रैंडपा ने उसे वैन रोयन से शादी करने के लिए कहा था, तो वो कहता है कि इस विलेजर गर्ल से वो कभी भी शादी नहीं करेगा। तब उसके ग्रैंडपा ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोला था कि इसके ग्रैंडपा ने मेरी जान बचाई थी और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं मरते दम तक उनकी ग्रैंड डॉटर का ध्यान रखूंगा। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरे प्रॉमिस को पूरा करना होगा और उनकी काइंडनेस को रीपे भी करना होगा। ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि एक पुराना वादा है जिसे निभाने की जिम्मेदारी अब फू टिंग शेन पर आ गई थी। लेकिन वो इस मजबूरी की शादी को निभाना नहीं चाहता, इसीलिए वो उसे एक क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए, तो ये ले लो और यहाँ से चली जाओ। इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम अपनी पूरी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकती हो। यह सुनकर रोयन को उस पर गुस्सा आने लगता है। वो उसका हाथ मोड़ देती है और शेन के हाथ में पेन होने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो? वो उसे बताती है कि मैंने अपने मास्टर से सेल्फ डिफेंस की स्पेशल ट्रेनिंग ली है और मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगी, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। शेन बोलता है कि क्या तुम इतनी स्टूपिड हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ? ये शादी मैंने सिर्फ ग्रैंडपा के कहने पर की है। तुम यहाँ से चली जाओ और खुद भी अपनी लाइफ अच्छे से जियो और मुझे भी जीने दो। वो कहती है कि हमारे गाँव में हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और सोते हैं जब तक उनकी डेथ ना हो जाए। क्या तुम मुझे न्यूली विडो चाहते हो? तभी शेन के पास उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है। वो उसे पूछते हैं कि तुमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया? जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को घर लेकर आओ, मुझे उससे मिलना है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही ग्रैंडपा उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम रोयन को अपने साथ घर लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और अब रोयन को अपने साथ घर लेकर जाना पड़ता है उसे। रोयन उसका घर देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि हस्बैंड, हम यहाँ पर रहेंगे। वो बोलता है कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुमने ये शादी पैसों के लिए की है। ये बोलकर घर के अंदर चला जाता है। रोयन उसे समझाने की कोशिश करती रह जाती है कि वो
उसके बारे में गलत सोच रहा है। फिर हमें उनके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमारी लिटिल रोयन ने माउंटेन पर उसकी बचपन में हेल्प की थी। उसकी काइंडनेस को रीपे करने के लिए लिटिल चेन ने उसे अपनी मॉम का ब्रेसलेट देकर बोला था कि आज से ये तुम्हारी अमानत है, मैं कुछ दिनों में तुम्हें लेने आऊंगा और तुम मेरी वाइफ बनोगी। यहाँ पर रोयन फ्लैशबैक से बाहर आती है और सोचती है कि कमीना अपना किया हुआ प्रॉमिस भी भूल गया। ये सोचते हुए वो भी घर के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसका वेट कर रहे होते हैं और काफी अच्छे से उसका वेलकम करते हैं। वो उसे अपने पास बिठाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, और साथ ही साथ वो अपने नालायक ग्रैंडसन को भी डांटते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने इतना हैवी सामान को उठाया हुआ है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो कहती है कि ग्रैंडपा इसकी कोई बात नहीं है। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि अब तुम फू फैमिली के मेंबर हो, अगर तुम्हें किसी ने भी बुली किया तो मुझे बताना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे रास्कल ग्रैंडसन ने तुम्हें जरा सा भी अपसेट किया तो मैं इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। रोयन कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, शन तो बहुत ही अच्छे हैं और इन्होंने आज मुझे बहुत प्यार से ट्रीट भी किया है। इनफैक्ट शादी के तुरंत बाद ही बोला कि हमें एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो और मैं अपनी। ये सुनते ही ग्रैंडपा को गुस्सा आने लगता है कि ये अपनी शादी के लिए सीरियस नहीं है। वो अपनी स्टिक से शैन को मारने लगते हैं। रोयन ग्रैंडपा को उसे मारने से रोकती है। वो बोलती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला है क्या? शैन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। ग्रैंडपा उसे रोकने के लिए कहते हैं कि आज तुम्हारा वेडिंग डे है, तो तुम अपनी न्यूली वेड वाइफ को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो इरिटेटेड होकर कहता है कि ग्रैंडपा आपको मुझसे क्या चाहिए? मैंने आपके कहने पर इससे शादी तो कर ली है, क्या आप इसे सर पर बिठाकर घूमूं? तभी अचानक ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। शैन उनकी हालत देखकर रुक जाता है। रोयन जल्दी से उन्हें संभालती है। वो उसे कहते हैं कि बेटा तुम इस नालायक की बातों को माइंड मत करना, ये ऐसे ही बदतमीज है, क्या तुम इसे सही लाइन पर लाने में मेरी मदद करोगी? रोयन जल्दी से कहती है कि हाँ ग्रैंडपा, अब हमारी शादी हो गई है, आप देखना कि मैं कैसे इसे सीधा करती हूँ। ग्रैंडपा फिर से शैन को बोलते हैं कि अगर तुम मुझे जल्द ही ग्रेवयार्ड पहुँचाना नहीं चाहते तो अपनी वाइफ की बातों को फॉलो करना। बेचारा फू शैन फंस जाता है। वो कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, जैसे आप बोलेंगे वैसा ही होगा। जिसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ देना ही चाहिए। आफ्टर ऑल आज तुम लोगों की वेडिंग नाइट है। वैसे भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ अपने ग्रेट ग्रैंडसन से मिलने के लिए। ग्रैंडपा के जाने के बाद शैन उसे कहता है कि तुम कितनी चालाक लड़की हो। एक बात ध्यान में रखना कि तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिर्फ ग्रैंडपा को ही फंसा सकती हो, मुझे नहीं। वो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों फांसूंगी? वो बोलता है कि अब बातें करना बंद करो, मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ खाना बना कर लाओ। रोयन कहती है कि क्या मैं बनाऊं? वो बोलता है कि हाँ तुम, अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना मेरा ख्याल रखने की, तो जाओ जाकर मेरे लिए कुछ डिलीशियस सा खाना लेकर आओ। रोयन कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब तुम मेरी कुकिंग की स्किल्स देखना। थोड़ी देर बाद वो एक डिश बनाकर लाती है। शैन कहता है कि क्या मैं इसे अपने हाथों से खाऊं? चॉपस्टिक्स कहाँ पर हैं? जैसे ही वो फिर से बाइट लेता है तो वो कहता है कि क्या ये तुम्हारी स्पेशल कुकिंग स्किल्स हैं? मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी बेकार खाने को कभी नहीं खाया। रोयन को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आता, तो वो खुद उस डिश को टेस्ट करती है तो वो खुद ही उस खाने को थूक देती है और कहती है कि प्रॉब्लम मेरी कुकिंग में नहीं, उस फिश में थी। पता नहीं किस तरह की फिश थी, मैंने तो आज तक ऐसी रेड फिश कभी भी नहीं देखी। ये सुनते ही वो उसे पूछता है कि व्हाट, क्या बोला तुमने? रेड फिश? वो तुमने कहाँ से ली है? वो कहती है कि मैंने इस टैंक में से ली है, वो सबसे बड़ी फिश थी तो मुझे लगा कि सबसे टेस्टी भी होगी। ये सुनते ही बेचारा फू शैन का गला ही सूखने लगता है। वो कहता है कि तुमने इसमें से फिश क्यों ली? वो कहती है कि क्या हुआ हस्बैंड, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो उसे बताता है कि वो उसकी फेवरेट पेट थी जिसकी कॉस्ट 3 मिलियन थी। इतने पैसों का नाम सुनकर तो रोयन उसे सॉरी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो फिश इतनी एक्सपेंसिव होगी। वो कहता है कि तुमने जानकर किया है या अनजाने में, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर दिया है, तुम मेरे लिए एक मुसीबत हो। ये बोलकर वो घर से बाहर जाने लगता है। रोयन पूछती है कि तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? वो गुस्से में कहता है कि मैं अब घर से बाहर जा रहा हूँ, क्या मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी? वो कहती है कि नहीं, पर एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर ही सकते हो। वो उसे बोलता है कि शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तो फालतू में मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। ये बोलकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब चला जाता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसकी वेडिंग और उसकी वाइफ का मजाक बनाने लगते हैं। तभी क्लब में एक लड़की की एंट्री होती है। उस लड़की का नाम एनिया होता है। एनिया शैन की चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो शैन को
काफी लाइक करती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है, क्या तुम्हारी विलेज वाइफ ने कुछ किया है क्या। वो उसे रोयन के खिलाफ भड़काने लग जाती है। वो एक पुअर कंट्री साइड गर्ल है, उसका और तुम्हारा कोई भी मैच नहीं बनता, तो तुम उसके बारे में सोचकर अपना मूड ऑफ मत करो। तभी शैन अपने चाइल्डहुड सेवियर के बारे में सोचने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे अपने चाइल्डहुड में किया हुआ प्रॉमिस याद है और वो आज भी उस लड़की को ढूंढ रहा है। एनिया मौके का फायदा उठाकर शैन के क्लोज आने की ट्राई करती है, पर वो उसे रूड होकर कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात करो। वहीं दूसरी तरफ रोयन अपने सामान में से एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर शैन का दिया हुआ ब्रेसलेट होता है। वो ब्रेसलेट उसके बेड के पास रख देती है और सोचती है कि जब वो इस ब्रेसलेट को देखेगा तो उसे सब याद आ जाएगा। क्लब में पार्टी के बाद नेक्स्ट डे शैन और उसकी सभी फ्रेंड्स उसके घर आते हैं उसकी वाइफ से मिलने के लिए, पर घर में आते ही उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। शैन अपने बटलर से पूछता है कि ये स्मेल किस चीज की है। बटलर उसे बताता है कि यंग मास्टर, ये स्मेल फर्टिलाइजर की है। आपकी वाइफ गार्डन में आपके प्लांट्स को हटाकर वहाँ पर वेजिटेबल्स लगा रही है। अब हम गार्डन में रोयन को देखते हैं जिसने शैन के एक्सपेंसिव प्लांट्स को हटाकर वहाँ पर आलू टमाटर लगा दिए थे। वो बोल रही होती है कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं, गार्डन में वेजिटेबल्स की जगह घास लगा रखी है, मैं इस जगह पर अपने लिए वेजिटेबल्स लगाऊंगी। शैन गुस्से में उसके पास आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। रोयन कहती है कि क्या हुआ। बटलर उसे बताता है कि मैडम, आपने यंग मास्टर के फैंसी ऑर्किड को निकाल कर वेजिटेबल्स लगा दी हैं। शायद आप जानती नहीं हैं कि ये प्लांट्स मास्टर ने अब्रॉड से मंगवाए थे और ये काफी एक्सपेंसिव हैं। ये सुनकर बेचारी रोयन सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया और तुरंत ही शैन से अपोलोजाइज करती है। शैन इतने गुस्से में होता है कि उसे कुछ भी नहीं बोलता, बस देखे ही जा रहा था। एनिया आगे आकर कहती है कि तुम जैसी पुअर विलेजर को इन सब चीजों के बारे में क्या पता होगा, तुम शैन की वाइफ तो क्या उसकी मेड बनने के भी लायक नहीं हो। बाकी फ्रेंड्स भी शैन को कहती हैं कि तुम्हारी वाइफ कितनी स्टूपिड है, उसे इतना भी नहीं पता, तुम लोगों का कोई भी मैच नहीं बनता है, पता नहीं तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें इसके साथ क्यों फंसा दिया। रोयन कहती है तो क्या हुआ अगर मैं एक विलेजर हूँ, मैंने कभी इतने एक्सपेंसिव प्लांट्स नहीं देखे, इसका जो भी कंपनसेशन होगा मैं वो तुम्हें पे करने के लिए रेडी हूँ। आनिया हंसकर कहती है कि कंपनसेशन वो भी तुम दोगी, तुम्हें आइडिया भी है कि ये प्लांट कितने का होगा, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगी। रोयन बोलती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कितनी बकबक कर रही हो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ क्या रिलेशनशिप है। वो शैन का हाथ पकड़कर बोलती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। रोयन शैन को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और बोलती है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बोलने का तो मैं कभी भी तुम्हें राइट नहीं दूंगी। आनिया शैन को कहती है कि देखो ये पुअर गर्ल मुझसे कैसे बात कर रही है। शैन रोयन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है जिससे आनिया उसे कहने लगती है कि छी, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, देखो वो तुम्हारा हाथ तक पकड़ना नहीं चाहता। शैन रोयन से बोलता है कि मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ग्रैंडपा के कहने पर मैंने तुमसे शादी तो कर ली है पर हमारा कोई मैच नहीं है, हम लोगों की दुनिया अलग अलग है, अच्छा होगा कि तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। ये बोलकर शैन वहाँ से चला जाता है। आनिया रोयन से कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारे जितनी बेशरम इंसान नहीं देखी जो इतनी बातें सुनने के बाद भी यहीं पर खड़ी हुई है। वो मेड को बोलती है कि खड़े होकर तमाशा क्या देख रही हो, इसे घर से बाहर निकालो। मेड पकड़कर उसे घर से निकाल देती है। बेचारी रोयन बिना पैसों के सड़क पर इधर उधर घूम रही होती है। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें वेटर की जॉब की नोटिफिकेशन थी। रोयन उस क्लब में वेटर की जॉब करने के लिए जाती है और जिस रूम में वो ड्रिंक सर्व करने जाती है वहाँ पर आनिया अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। वो रोयन को क्लब में देखकर उसकी इंसल्ट करने लगती है कि ये तो शैन की वाइफ है जिसे उसने घर से बाहर निकाल दिया है। रोयन कहती है कि तुम लोग मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते। वो लोग उसे कहते हैं कि तुम एक यूजलेस पर्सन हो। शैन तुम्हें नहीं, आनिया को लाइक करता है। आनिया उसके पास जाकर कहती है कि आज उसने तुम्हें अपने घर से बाहर निकाला है और कल वो तुम्हें डाइवोर्स भी दे देगा। वो कहती है कि नहीं, शैन मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता। आनिया कहती है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट अपने ब्यूटीफुल फेस की वजह से ही हो ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस को ही बिगाड़ दूं, जिसके बाद शैन तुम्हें देखेगा भी नहीं। वहीं शैन घर पर रोयन का सामान पैक करवा रहा था। तभी सर्वेंट बोलता है कि यंग मास्टर वो अपनी कीमती ज्वेलरी भी यहीं पर भूल गई हैं। जैसे ही शैन उसे देखता है तो वो बोलता है कि क्या रोयन तुम वही हो जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। वो अपने सभी लोगों को कहता है कि पता करो कि रोयन कहाँ पर है और
वो खुद भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब आनिया ग्लास से रोयन का फेस खराब करने जा रही थी तभी वो क्लब में आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। उसे सामने देखकर आनिया उसकी सिंपैथी लेने के लिए एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी विलेजर वाइफ ने हमें हर्ट किया है। शेन उल्टा उसे ही डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, इसे अपोलोजाइज करो। वो रोयन से पूछता है कि तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा। वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, पर तब तक उसके फेस पर एक छोटा सा कट लग चुका था जिसके लिए शेन आनिया और उसके फ्रेंड्स को बहुत डांट लगाता है। आनिया कहती है कि तुम इस विलेजर की साइड क्यों ले रहे हो, क्या तुम इसे लाइक करने लगे हो। वो उसे कहता है कि फालतू की बकवास मत करो, अभी इसी वक्त मेरी वाइफ से अपोलोजाइज करो। आनिया कहती है कि मैं इससे माफी कभी भी नहीं मांगूंगी। शेन कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके सब बता रहा हूँ। आनिया डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें उन्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी अपोलोजाइज करती हूँ। और वो काफी रूडली उसे सॉरी बोलती है। शेन उसे कहता है कि अच्छे से सॉरी बोलो वरना मैं तुम्हारे डैड की कंपनी के साथ सभी डील्स को कैंसिल कर दूंगा। ये सुनते ही वो गिड़गिड़ाने लग जाती है और बोलती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करना, और रोयन को फिर से सॉरी बोलती है। रोयन को काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि शेन ने पहली बार उसे सपोर्ट किया था। शेन उसे ब्रेसलेट के बारे में पूछना चाह रहा था पर उसे लगता था कि ये सही टाइम नहीं है, मुझे रोयन को पहले हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। रोयन मन ही मन में खुश हो रही थी कि अब उसके और शेन के बीच में सब ठीक हो रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर शेन से कहता है कि ये कट ज्यादा डीप नहीं है और जल्द ही ठीक हो जाएगा। शेन रोयन को बोलता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट करो फिर हम साथ में घर चलेंगे। वो ब्रेसलेट अभी भी उसके हाथ में होता है। वो सोचता है कि मैं घर जाकर आराम से रोयन से इस ब्रेसलेट के बारे में बात करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली तभी उसके पास एक कॉल आती है। वो पर्सन शेन को बताता है कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो मिल गई है। ये सुनकर शेन कंफ्यूज हो जाता है और वो तुरंत उस लड़की से मिलने जाने का डिसाइड करता है। वो रोयन के पास जाकर कहता है कि मुझे एक अर्जेंट काम है, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाना। रोयन सोचती है कि इसे क्या हुआ, अभी तो इतने प्यार से बात कर रहा था और फिर सडनली रूड हो गया। इसने टेबल पर रखा हुआ ब्रेसलेट अभी तक देखा है या नहीं। शेन अपने लोगों के साथ उस लड़की के घर पहुंच जाता है जिसके पास वो ब्रेसलेट था। उस लड़की का नाम रूबी है। शेन उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पास ये ब्रेसलेट कैसे आया। वो कहती है कि मैंने बचपन में एक लड़के की जान बचाई थी, उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था। शेन पूछता है कि तुमने उसकी जान कैसे बचाई थी, क्या ये बात तुम मुझे डिटेल में बता सकती हो। वो कहती है कि वो बच्चा माउंटेन पर गिर गया था और उसके पैर पर चोट लग गई थी, मैंने उसकी हेल्प की थी माउंटेन से नीचे आने पर। शेन सोचता है कि शायद ये वही लड़की है। वो उसकी काइंडनेस को रीपे करने के लिए उसे 5 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देता है जिसे लेने से रूबी मना कर देती है और कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे फिलहाल एक जॉब की नीड है और मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे सकते हो। शेन उसकी बात मान जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं शेन की जान रोयन ने ही बचाई थी और रूबी उसकी फ्रेंड होती है। वो शेन को वही सारी बातें बताती है जो रोयन ने उसे बताई थी। वो रोयन की जगह खुद उसकी जगह लेना चाहती थी। वो सोचती है कि 5 मिलियन तो बहुत ही कम है, मुझे सिटी जाकर शेन के क्लोज आने की ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट डे ऑफिस में आकर शेन सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि रोयन ही वही लड़की है और उसका ब्रेसलेट ही ओरिजिनल ब्रेसलेट है। अब वो अपने असिस्टेंट को दोनों ब्रेसलेट को चेक करवाने के लिए कहता है और असिस्टेंट को बोलता है कि जब तक ये बात श्योर ना हो किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। असिस्टेंट साथ ही साथ उसे बताता है कि आपके ग्रैंडपा ने आपको और आपकी वाइफ को क्लोज करने के लिए रेस्टोरेंट बुक किया है और आपकी वाइफ आपको पिक करने यहाँ पर आती ही होगी। शेन कहता है कि कुछ भी बोलकर ये सब कैंसिल करो। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये तो ग्रैंडपा का ऑर्डर है, मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे ही आनिया को पता चलता है कि शेन की स्पेशल डिमांड पर किसी वुमेन को जॉब पर रखा गया है और वो कौन है, तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम ये हमारी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल मैटर है जो हम आपको बता नहीं सकते। ये सुनकर आनिया गुस्सा हो जाती है और असिस्टेंट को कहती है कि उस लड़की को इन्फॉर्म कर देना, अगर गलती से भी शेन को सेड्यूस करने की कोशिश की तो समझो वो गई काम से। वो असिस्टेंट को वार्न करके वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट सोचता है कि ये आजकल की लड़कियाँ इतनी वाइल्ड क्यों हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा रोयन के साथ शेन के ऑफिस आते हैं। रोयन कहती है कि थैंक यू ग्रैंडपा मेरी इतनी केयर करने के लिए, यहाँ से मैं खुद मैनेज कर लूंगी, आप घर जाकर रेस्ट करो। वो कहती है कि ठीक है तुम दोनों लव
पर्स एंजॉय करो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रोयन शेन के ऑफिस जा ही रही होती है, तभी उसे वॉशरूम जाना पड़ जाता है, जहाँ पर आनिया गॉसिप कर रही होती है कि वो लड़की शेन के पीछे यहाँ तक आ गई है, पर शेन मेरे अलावा किसी का भी नहीं हो सकता। वो स्मॉल विलेजर गर्ल तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, पर उसका कोई चांस नहीं है तुमसे जीतने का। रोयन सोचती है कि ये मेरे बारे में बात कर रही है, शायद शेन मुझे सच में लाइक नहीं करता। यहीं पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। वो सैड होकर वापस घर जाने लगती है, पर तभी वो शेन से टकरा जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम जानते ही होगे कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। वो रूडली कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है। रोयन को आनिया की बातें याद आने लगती हैं कि शेन कभी भी एक विलेजर गर्ल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो शेन से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। वो कहता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछाकर तुम्हारा वेलकम करूंगा। रोयन कहती है कि शेन तुम सच में एक पत्थर दिल इंसान हो, मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपकी वाइफ को क्या हो गया आज वो इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि आप अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को यहाँ पर लेकर आए हो। शेन कहता है कि इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। वैसे मैं उसे इस वक्त नाराज करना नहीं चाहता, क्योंकि ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है और अगर वो मेरे साथ वहाँ पर नहीं गई तो ग्रैंडपा काफी नाराज हो जाएंगे। तुम उसको मनाने के लिए प्रीशियस सा नेकलेस लेकर जाओ जो मैंने फ्रांस से ऑर्डर किया था। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अब आप अपनी वाइफ को लाइक करने लगे हो। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना बोला है उतना ही करो। आगे हम देखते हैं कि रोयन अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है। शेन उसे आकर पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। वो बोलती है कि मेरा कुछ इम्पोर्टेंट सामान खो गया है। रोयन सोचती है कि मैंने इससे बात ही क्यों की है, मैं तो इससे गुस्सा हूँ। शेन कहता है कि मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। वो कहती है कि नो थैंक्स, मैं खुद से मैनेज कर लूंगी। आपका मुझसे अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। शेन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला, तुम्हें वो पसंद आया। रोयन कहती है कि वो बस कुछ चीप से स्टोन्स हैं, मेरे होम टाउन में ऐसे बहुत से पत्थर होते हैं। शेन कहता है कि वो चीप स्टोन्स नहीं है, मैंने उन्हें फ्रांस से मंगवाया है। सीरियसली तुम एक विलेजर गर्ल हो जिसे फैशन का कुछ भी नहीं पता, तुम्हारा सेंस, स्टाइल और फैशन भी बिल्कुल 0 है। रोयन का दिमाग खराब होने लगता है। वो कहती है कि हाँ मैं एक विलेजर गर्ल हूँ, लेकिन आपको मुझसे क्या मतलब है। मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि तुम जैसे इंसान को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें ही पसंद होती हैं, तुम्हें फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं है। शेन कहता है कि तुम पता नहीं क्या बकवास किए जा रही हो, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बोलने आया था कि कल ग्रैंडपा का बर्थडे है और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर नॉर्मल बिहेव करना और हमारी फैमिली को शर्मिंदा मत करना। अब हमें ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आनिया अपनी फ्रेंड्स के साथ पहले से ही मौजूद थी। वो रोयन के बारे में गॉसिप्स किए जा रही थी कि वो अनएजुकेटेड वुमेन तो यहाँ आकर खुद को इंसल्ट नहीं करवाना चाहेगी। बेचारा शेन कितना अनलकी है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसकी शादी पुअर विलेजर से करवा दी है, जिसके पास ना तो फैमिली का नाम है और ना ही कोई स्टेटस। आनिया कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आने की हिम्मत करेगी, क्योंकि यहाँ पर सभी गेस्ट हाई क्लास सोसाइटी के हैं। मुझे तो लगता है कि उसने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया होगा ताकि उसे यहाँ पर आना ना पड़े। आनिया के फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि तुम सही कह रही हो, वैसे भी सिर्फ तुम ही फूशन की वाइफ बनना डिजर्व करती हो। तभी हम देखते हैं कि फूशन अपनी वाइफ के साथ पार्टी में एंट्री करता है। रोयन ने बहुत ही प्रिटी ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखकर आनिया की तो बोलती ही बंद हो जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। उसने यहाँ आने से पहले फू फैमिली की रेपुटेशन के बारे में भी नहीं सोचा, पर आनिया की फ्रेंड्स रोयन की तारीफ करने लग जाती हैं कि वो कितनी सुंदर लग रही है। आनिया सोचती है कि रोयन की बच्ची, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। आनिया जाकर फूशन से हेलो करने लगती है। उसको वहाँ देखकर रोयन का फेस बनने लगता है। फूशन कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि ग्रैंडपा की बर्थडे पर कोई तमाशा मत करना, फिर तुमने इतना सैड फेस क्यों बना लिया। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फूशन सोचता है कि ये लड़की कितनी घमंडी है। आनिया बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं तुमसे उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं, तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ ठीक रहेगा। और वो उसे मनाने लग जाती है। फूशन बोलता है कि ठीक है, पर एक चीज का ध्यान रखना, बेशक वो विलेजर है पर अब वो मेरी वाइफ है, उसकी इंसल्ट यानी कि मेरी इंसल्ट होगी तो तुम इन फ्यूचर उसे परेशान करने का सोचना भी मत। आनिया
कहती है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम उस वुमेन को पसंद करने लगे हो? फूशन कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो एक सिंपल सोबर सी लड़की है, तो तुम उसकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट मत करना। ये सुनकर आनिया और भी गुस्सा हो जाती है। फूशन के पास एक अर्जेंट कॉल आ जाती है, जिसे अटेंड करने के लिए वो बाहर चला जाता है। अब रोयन को ह्यूमिलिएट करने के लिए आनिया के माइंड में एक आइडिया आता है। वो रोयन के पास जाकर कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। वो बोलती है कि मैं फूशन की वाइफ हूँ, मुझे तो यहाँ पर आना ही था। ये सुनकर आनिया हंसने लगती है और बोलती है कि शायद तुम जानती नहीं हो, फूशन अपनी फर्स्ट लव को यहाँ पर लेकर आ गया है और मुझे तो डर है कि कहीं वो तुम्हें डाइवोर्स देकर उससे शादी ना कर ले। रोयन बोलती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो? आनिया कहती है कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम इसके बारे में और जानना चाहती हो तो मेरे साथ ऊपर चलो, मैं वहाँ जाकर तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। अब रोयन उसके साथ ऊपर चली जाती है, जहाँ पर आनिया उसको स्टडी रूम में लॉक कर देती है और एक दिल फेंक आशिक को बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल लड़की को यहाँ पर बुलाया है, वो ऊपर स्टडी रूम में तुम्हारा वेट कर रही है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि इस सिटी में ब्यूटीफुल लड़कियों पर मेरा हक है, मैं अभी जाकर उसे अपना बनाता हूँ। आनिया सोचती है कि जब सबको पता चलेगा कि रोयन किसी वाइल्ड मैन के साथ रूम में है तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और ग्रैंडपा उसे खुद अपने घर से और दिल से बाहर निकाल देंगे। अब हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि फूशन से कहते हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ कहाँ पर है, क्या तुम उसे पार्टी में लेकर नहीं आए हो? फूशन बोलता है कि ग्रैंडपा वो यहीं कहीं होगी, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। इतने में ही आनिया वहाँ आकर कहती है कि ग्रैंडपा, रोयन आपको एक सरप्राइज देना चाहती है, उसने आपको ऊपर बुलाया है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ कितनी सेंसिबल है, पता नहीं उसने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया होगा। आनिया ग्रैंडपा और बाकी सभी लोगों को लेकर स्टडी रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही वहाँ का डोर ओपन होता है तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लड़का चेयर से बंधा हुआ था। उसे देखकर उसके डैड चिल्लाने लगते हैं कि किसने मेरे बेटे की ये हालत की है। आनिया सोचती है कि ये रोयन कहाँ चली गई। तभी रोयन वहाँ आकर कहती है कि मैंने की है ये हालत। फूशन उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में ही उस लड़के के डैड रोयन पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से क्यों मारा है, तुम देखना कि मैं तुम्हें अभी कैसा सबक सिखाता हूँ। शैन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी वाइफ का क्या कर सकते हो। वो पर्सन बोलता है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है? शैन कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ से पहले तुम्हारे बेटे से पूछना होगा कि उसने ऐसा क्या किया है जो मेरी वाइफ को इसे सबक सिखाना पड़ा। वो उसे पूछता है कि तुम विदाउट परमिशन हमारे स्टडी रूम में क्या कर रहे हो? वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे आनिया ने भेजा था। आनिया कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी वाइफ और उसका कुछ चक्कर चल रहा है और अब ये खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। रोयन कहती है कि शैन, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? फूशन उसे बोलता है कि एक बार बोल कर तो देखो। रोयन उसे बताती है कि आनिया ही उसे इस रूम में लेकर आई थी और रूम में लॉक करके चली गई। उसके बाद ये लड़का मुझे हैरेस करने लगा और मैंने इसे बुरे काम की वजह से मारा पीटा है। ये सुनते ही आनिया डर जाती है और कहती है कि फूशन, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? शैन उस लड़के से पूछता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे सच बताओ। वो बंदा भी आनिया का नाम लेता है कि उसने मुझे बोला था कि एक ब्यूटीफुल गर्ल मेरा स्टडी रूम में वेट कर रही है। मुझे नहीं पता था कि ये लड़की आपकी वाइफ है, वरना मैं यहाँ पर क्यों आता। आनिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर उस लड़के के डैड भी अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि मैं इसे घर जाकर सबक सिखाऊंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई फू फैमिली की लेडी को टच करने की। फूशन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो। वो लोग फूशन से माफी मांगते हैं कि अब से वो आइंदा कभी भी किसी को बुली नहीं करेंगे। रोयन कहती है कि ऐसे कैसे? हमारे विलेज में अगर कोई किसी की वाइफ को बुली करता है तो सभी लोग मिलकर उसे पिग के यार्ड में डाल देते हैं। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। रोयन बोलती है कि यहाँ के लोग कितने अजीबो गरीब हैं, इनके पास डिग्निटी नहीं है। फूशन बोलता है कि ये तुम्हारा विलेज नहीं है, हम लोग सिटी के लॉज को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ फूशन आनिया को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उसे बुली मत करना, लेकिन तुम नहीं मानी। अब मैं तुम्हारे डैड की कंपनी के साथ सभी डील्स को कैंसिल करता हूँ। आनिया कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, आइंदा मैं कभी भी तुम्हारी वाइफ को परेशान करने का सोचूंगी भी नहीं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने अपनी फैमिली की डॉटर इन लॉ को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, आज के बाद तुम्हारा हमारे घर में वेलकम नहीं है, इसीलिए
इसीलिए अच्छा होगा कि तुम खुद ब खुद यहाँ से चली जाओ, वरना सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हें धक्के मारकर भगाना होगा। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा फूशन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करो और उसके लिए अपनी कंपनी में एक जॉब का अरेंजमेंट करो। अब हम नेक्स्ट डे सीन देखते हैं जहाँ पर फूशन रोयन को लेकर ऑफिस आता है और उसे बोलता है कि मेरी कंपनी के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और तुम्हें भी उन्हें फॉलो करना होगा। पर रोयन का ध्यान तो ऑफिस विंडो पर होता है। वो कहती है कि ये विंडो कितनी क्लीन है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें क्लीनिंग का काम इतना ही पसंद है तो तुम ऑफिस में क्लीनिंग की जॉब कर लो। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ। फूशन सोचता है कि ये लड़की कितनी स्टूपिड है, इसे तो टॉन्ट भी समझ नहीं आता। वो उसे कहता है कि तुम जाके असिस्टेंट से मिलो, वो तुम्हारी जॉब का अरेंजमेंट कर देगा। असिस्टेंट रोयन को लेकर बाहर आता है और वो रूबी से टकरा जाता है। रूबी यहाँ पर ऐसा HR वर्क कर रही होती है। वो उसे कहता है कि मैं आपके पास ही आ रहा था, आपको मिस रोयन की जॉब का इंतजाम करना है। रूबी रोयन को देखते ही बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोयन कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। रूबी इस बात से अनजान थी कि रोयन और फूशन की शादी हो चुकी है। वो उसे बॉस की नजरों से दूर रखना चाहती थी। इसीलिए वो उसे ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड बना देती है। अब हम रोयन को सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में देखते हैं। रूबी उसे कहती है कि बिना किसी एजुकेशन के तुम बस यही जॉब कर सकती हो। हमारी रोयन काफी इनोसेंट होती है। वो कहती है कि नो प्रॉब्लम, मैं इस काम को पूरी ईमानदारी से करूंगी। ऑफिस के मेल सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ देखकर तंग करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जैसी पतली और दुबली सी लड़की किसी को भी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जॉब क्विट करके चली जाओ। रोयन कहती है कि बेशक मेरा वेट कम है लेकिन मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। वो लोग उसे चैलेंज करते हैं कि अपने साथ कुछ डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे पंजा लड़ाना और हैवी स्टोन को उठाना, पर कोई मैन रोयन को हरा नहीं पाता। अब रोयन तो उन सब के बीच में हीरोइन बन जाती है। वो उसके हाथ पैर को दबाना शुरू कर देते हैं और उसे अपना बॉस मान लेते हैं। रूबी रोयन को वहाँ से हटाने के लिए 2 गुंडों को हायर करती है। वो लोग ऑफिस में आकर रोयन को हैरेस करने की कोशिश करते हैं। हमारी रोयन उन्हें मारना शुरू कर देती है। तभी रूबी वहाँ आकर रोयन पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम कंपनी के अंदर फाइट नहीं कर सकती, इसके लिए मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। वहीं ऑफिस में फूशन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या अभी तक ब्रेसलेट की रिपोर्ट नहीं आई। असिस्टेंट कहता है कि नहीं सर। वहीं दूसरी तरफ रूबी रोयन को काफी तंग कर रही होती है। तभी फूशन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। रूबी कहती है कि ये लड़की हमारी कंपनी के डेकोरम को खराब कर रही है और इन लोगों के साथ मार पिटाई कर रही है। फूशन बाकी सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो लोग बताते हैं कि इसमें रोयन की कोई गलती नहीं है, ये लोग यहाँ आकर इसे तंग कर रहे थे, इसीलिए इसने इन्हें मारा है। आप चाहो तो CCTV फुटेज भी देख सकते हो। ये सुनकर फूशन उन गुंडों को पुलिस के हवाले कर देता है और वो रोयन को सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। ऑफिस में वो उससे पूछता है कि उसे किसने सिक्योरिटी गार्ड बनने को बोला। वो रूबी का नाम लेती है। वो उसे कहता है कि कल से तुम डिजाइनिंग टीम के साथ काम करोगी और अभी बाहर जाते हुए रूबी को अंदर आने के लिए बोलो। रोयन बाहर जाते हुए उसे कहती है कि थैंक यू, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। रूबी उसके ऑफिस में आकर कहती है कि मिस्टर फू आपने मुझे बुलाया। वो कहता है कि तुम्हें कोई राइट नहीं है लोगों को उनकी पोजीशन से हटाने का। आगे से ऐसा कोई भी काम मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। रूबी कहती है कि यस बॉस, वैसे मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका दिया। क्या मैं आपको डिनर पर इनवाइट कर सकती हूँ? वो उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने बचपन में मेरी एक बार हेल्प की थी, उसके बदले में मैंने तुम्हें जॉब ऑफर कर दी है। हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। तुम्हें मेरे बारे में कुछ ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद रूबी उस रूम से बाहर आ जाती है। अब हम रोयन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसे सिस्टम को ऑन करना भी नहीं आ रहा था और ना ही उसे कोई हेल्प कर रहा था। अभी रूबी वहाँ पर आती है और उसे कल के लिए सॉरी कहती है और बातों ही बातों में वो उसे कहती है कि मिस्टर फू मुझसे बहुत ही नाराज हैं। मुझे लगता है कि वो वर्क को लेके कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में हैं। मेरे पास उनके लिए एक कॉफी है जो उनका सारा स्ट्रेस दूर कर देगी। क्या तुम उनके लिए वो कॉफी लेकर जा सकती हो? और आगे ध्यान रखना कि वो सारी कॉफी पी लें और हाँ, मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना वरना वो कॉफी नहीं पियेंगे क्योंकि वो कल के लिए मुझसे अभी भी गुस्सा हैं। उसका प्लान था रोयन के हाथों उस कॉफी को देने का और मौके का फायदा उठाकर उसके करीब जाने का,
बट लकीली असिस्टेंट उसके पास आकर उसे बहुत सारा काम दे देता है। रोयन उसकी बातों में आ जाती है और उसके लिए कॉफी लेकर जाती है। उस कॉफी को पीने के बाद फूशन को बहुत ही हॉट फील होने लगता है और उसे रोयन के अंदर अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड नजर आने लगती है। वो रोयन को अपनी बाहों में उठा लेता है और दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। रोयन काफी शाय फील कर रही होती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। फूशन उसके पास आकर कहता है कि मुझसे क्यों छुप रही हो, मैं पहले ही सब कुछ देख चुका हूँ और जल्दी से ड्रेसअप होकर बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो रोयन से कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उससे पहले ही रोयन बोल पड़ती है कि कोई बात नहीं, हम लोग मैरिड हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें उसके लिए पे करने के लिए रेडी हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पैसे, शेयर्स या प्रॉपर्टी। ये सुनकर रोयन को गुस्सा आ जाता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और वो गुस्से में फूशन को धक्का दे देती है और उसके ऑफिस के बाहर आती है। रूबी उसको देखकर समझ जाती है कि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया है और उसकी जगह रोयन फूशन के बेड पर पहुंच गई है। फूशन भी उसके बारे में सोचकर ब्लश किए जा रहा था और अपने असिस्टेंट को कॉल करके फ्लावर ऑर्डर करता है। अब रोयन को अपने लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट कर चुका होता है और उसके पास फ्लावर लेकर जा रहा होता है। तभी ऑफिस की लड़कियां रोयन के बारे में बात कर रही होती हैं कि उसने बॉस की कॉफी में मेडिसिन मिलाकर उन्हें सेड्यूस किया है। ये सुनकर फूशन वो फ्लावर्स वहीं पर फेंक कर चला जाता है। रोयन घर के गार्डन में वेजिटेबल्स लगा रही होती है। इतने में ही फूशन उसके पास जाकर उसे बुरा भला सुनाने लगता है कि तुम एक गिरी हुई लड़की हो, तुमने मेरे बेड तक आने के लिए डर्टी ट्रिक्स का यूज किया है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है, अभी तो हमारी मैरिड लाइफ शुरू हुई है और तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरी लाइफ में रहना भी डिजर्व नहीं करती। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा 15 साल वेट किया, लेकिन अब बहुत हो गया है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। फूशन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि इसका क्या मतलब है। वो बोलती है कि कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि आपकी वाइफ का ब्रेसलेट ओरिजिनल है, वो आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसे आप 15 साल से ढूंढ रहे थे। ये सुनकर फूशन को खुद पर बहुत ही गुस्सा आता है कि मैं कैसे उसके बारे में इतना गलत सोच सकता हूँ। रोयन अपने होम टाउन जाने के लिए बस का टिकट ले लेती है पर फूशन सही टाइम पर जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमारा डाइवोर्स होने वाला है तो मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या मतलब है। उसे पता था कि इस बार इसका गुस्सा ऐसे ही शांत होने वाला नहीं है, इसीलिए वो ग्रैंडपा को कॉल करके कहता है कि रोयन आपसे कुछ बात करना चाहती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उसे लेकर घर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो बोलती है कि ठीक है, मैं ग्रैंडपा से हमारे डाइवोर्स की बात कर लूंगी। जब वो ग्रैंडपा के घर पहुँचते हैं तब ग्रैंडपा अपनी फोटो एल्बम में रोयन के ग्रैंडपा की तस्वीर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर उस टाइम तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरी जान ना बचाई होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। तुम्हारे ग्रैंडपा की लास्ट विश यही थी कि तुम्हारी शादी एक अच्छे इंसान से हो और आज मैं खुश हूँ कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। एंड बाय द वे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बताओ क्या बात है। फूशन बोलता है कि दरअसल ग्रैंडपा इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता तब तक ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। रोयन ग्रैंडपा का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए जल्दी से कह देती है कि वो मैं आपको जॉब के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी। इस पर वो हंसने लगते हैं कि हम लोग फैमिली हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर थैंक यू नहीं बोलते। वो फूशन को कहते हैं कि इसे घर लेकर जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखो। वहाँ से बाहर आकर रोयन उसे वार्न करती है कि मुझसे दूर रहो। नेक्स्ट डे जैसे ही रोयन ऑफिस जाती है तो सभी लड़कियाँ उसे बुली करती हैं कि तुम एक कैरेक्टर लेस बिच हो, हम जानते हैं कि तुमने कल बॉस की कॉफी में ड्रग्स मिलाया था और उन्हें सेड्यूस किया था। रोयन बोलती है कि रूबी ये सब क्या बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो कॉफी तुमने मुझे दी थी मुझे बॉस को देने के लिए। रूबी कहती है लेकिन तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये सारी बातें शैन सुन लेता है और बीच में आकर कहता है कि मैंने सब सुन लिया है, तुम लोग होते कौन हो मेरी वाइफ को जज करने वाले। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि रोयन बॉस की वाइफ है और वो रूबी की पोल खोल देता है कि मैं सब जानता हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी चाइल्डहुड सेवियर मेरी वाइफ रोयन है ना कि तुम। रूबी कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, वो जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं हूँ, तुम्हें मेरे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। रोयन बोलती है कि अब मुझे सब समझ आ गया, हम लोग एक विलेज से हैं और बचपन से ही मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, तुमने जानबूझकर मुझे फ्रेम किया है ताकि मेरी जगह खुद ले
ले सको। फूशन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रूबी उसे हिट करने के लिए आगे बढ़ती है कि उसकी वजह से उसका अमीर बनने का प्लान फ्लॉप हो गया। फूशन के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ फूशन उन सभी लड़कियों को जॉब से निकाल देता है जो रूबी के साथ मिलकर उसे बुली कर रहे थे। अब वो रोयन से माफी मांगता है। वो कहती है कि तुम पहले ही मेरा ब्रेसलेट देख चुके थे, फिर भी तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, हर बार मुझे हर्ट किया, लेकिन अब और नहीं, मैं खुद को और नीचे नहीं गिरा सकती हूँ। अब वो सिटी छोड़कर अपने होम टाउन में आ जाती है। फूशन सैड होकर उस चीज को देख रहा होता है जो रोयन से जुड़ी थी। उसे हर जगह पर बस रोयन की ही याद आई जा रही थी। वो उसे मनाने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ वो उसे कहती है कि मेरा पीछा मत करो और ना ही मुझे डिस्टर्ब करो, मैं स्टडी कर रही हूँ। फूशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, मैं बार बार तुम्हें मनाने आऊंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। वो रोयन के घर के इतने चक्कर लगाता है कि आस पड़ोस के सभी आंटियां उसे पहचान जाती हैं और रोयन से कहती हैं कि तुम्हें अपने हस्बैंड को माफ कर देना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक तो चलती रहती है। रूबी रोयन से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवा लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे गिरा दूंगी और सबको लगेगा कि तुमने सुसाइड किया है, तुमने मेरी लाइफ खराब की है ना, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। हर बार की तरह फूशन उसे मनाने के लिए उसके घर आता है, पर ना तो कोई डोर ओपन करता है और ना ही रोयन का फोन मिलता है। उसे अब अपनी वाइफ की टेंशन होने लगती है, तो वो पड़ोस वाली आंटी से पूछता है कि क्या आपने रोयन को देखा है। तो आंटी कहती हैं कि नहीं, मैंने उसे कल से नहीं देखा। फूशन उसके घर का डोर ओपन करवाता है और घर की हालत देखकर वो समझ जाता है कि वो किसी मुसीबत में है और अपनी पावर का यूज करके उसकी लोकेशन को ट्रेस करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ रूबी अपने गुंडों को बोलती है कि इसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दो, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक किक और पंच में ही उन गुंडों को बेहोश कर देती है। रूबी एक डंडा उठाती है और गुस्से में बोलती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन उसी वक्त एंट्री होती है फूशन की और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और वो डंडा उसके सर पर लग जाता है। पुलिस वहाँ आकर रूबी और उसके गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। रोयन फूशन को पकड़कर कहती है कि होश में आओ, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फूशन आंखें खोलकर कहता है कि रोना बंद करो, रोते हुए तुम बहुत अगली लगती हो, और फिर से बेहोश हो जाता है। अब हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। रोयन उसके होश में आने का वेट कर रही होती है। वो होश में आते ही पूछता है कि तुम कौन हो। उसका सवाल सुनकर रोयन सोचती है कि शायद सर पर चोट लगने की वजह से इसकी मेमोरी लॉस हो गई है। फूशन फिर से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ, मैं यहाँ बस तुमसे मिलने आई थी क्योंकि तुम बीमार थे, बट हमारा अब कोई भी रिश्ता नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। फूशन बेड से खड़े होकर कहता है कि तुम इतनी क्रूअल कब से हो गई, मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी और तुम कह रही हो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वैसे हमारा डाइवोर्स कब हुआ। रोयन कहती है कि इसका मतलब तुम एक्टिंग कर रहे थे, पर मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। फूशन नील डाउन होकर कहता है कि तुम्हारे सामने जो इंसान है वो पहले रूड और एरोगेंट और स्टूपिड था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। क्या तुम इस इडियट लड़के को माफ करोगी और क्या अपनी जिंदगी उसके साथ बिताओगी। रोयन थोड़ा सोचती है और फाइनली कहती है कि ठीक है फूशन, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फूशन खुशी में उसे उठा लेता है और यही बनता है हमारे ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग का सीन। अगर आपको भी फूशन और रोयन की लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।